सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जास्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, पाकिस्तान में 2023 के इलेक्शंस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक इब्हाम जो पैदा किया गया था पिछले 48 घंटे में अब वो ख़त्म हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस में जाने के लिए तैयार है। लेकिन एक राय ये भी पाई जाती है कि बहुत सारे तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज तो जाना चाहती हैं लेकिन कुछ शायद कतरा रही हैं। उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह सिर्फ ये हो सकती है कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान की सियासत के साथ जो मजाक किया गया और पाकिस्तान की आवाम के साथ जो मजाक किया गया हुकूमतों के नाम पर, वो पाकिस्तान की आवाम को हजम नहीं हो रहा। बहुत सारे मराहिल के बाद एक नए पाकिस्तान की ख्वाहिश, एक नई जमात तो नहीं कहूँगी लेकिन एक ऐसी जमात जो पुरानी थी, जिसमें कुछ पुराने लोग शामिल हुए, फिर नए पाकिस्तान की बातें हुई, फिर उसके बाद एक 2/3 हुकूमत से चलती हुई गवर्नमेंट को जाना पड़ा। उसके बाद इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद नतीजा आपके पास है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा कि इलेक्शंस तो रिग्ड थे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर इलेक्शंस रिग्ड थे तो ये कहानी तो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। 2013-14 के बाद पंचरों की कहानी आ गई, उसके बाद धरनों की कहानी आ गई और धरने चलते रहे। बहुत सारे सानिए हुए जिसमें कि आपको याद है APS का एक ऐसा हौलनाक सानिया था जिसे पाकिस्तान की आवाम भूल नहीं सकती, लेकिन जाहिर है हमारी जो मेमोरीज हैं वो बहुत जल्दी धुंधला जाती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त की जो हुकूमत केयर टेकर गवर्नमेंट और उसके साथ साथ जो PDM की गवर्नमेंट के कुछ फैसले थे जिसमें कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के हवाले से ये कहा जा रहा है पावर कॉरिडोर्स के अंदर कि वो जो एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जो उनकी एक वर्किंग रिलेशनशिप थी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो शायद एक बेहतरीन मिसाल थी और पाकिस्तान बाल बाल बच गया डिफ़ॉल्ट होने से। और उसके बाद अब आने वाली हुकूमत के लिए सिर्फ जो मुश्किल तरीन फैसले हैं उसमें यह होगा कि पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना, पाकिस्तान की आवाम को खुशहाली देना और इस हवाले से मुश्किल फैसले लेना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत, सियासत और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो दूरियां या जो एक पेज का फट जाना है, ये सिलसिला ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो जाना चाहिए। और क्या सियासी जमातों ने कुछ सीख लिया है, नहीं सीखा, बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान और सीनियर तरीन सियासतदानों में आपका शुमार होता है एहसन इकबाल साहब। फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान की सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और उनको वेलकम करना चाहूँगी और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। एहसन इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। जी वालेकुम सलाम। एहसन इकबाल साहब, आप सियासत को ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आपने बहुत इलेक्शंस भी लड़े, आपके साथ एक हादसा भी हुआ जिसमें अल्लाह ताला ने आपको बाल बाल बचाया, एक नई ज़िंदगी दी। मैं आपसे खाली ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान के तमाम सियासी लीडर्स वो उस मेच्योरिटी के लेवल पर पहुँच चुके हैं कि 2023 के इलेक्शंस के बाद मैं ये समझूँ कि एक नया आगाज़ होगा और सिर्फ प्रायोरिटी होगी कि आवाम को इन मुश्किलात से कैसे निकालना है? जी जास्मीन साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हम एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पे खड़े हैं। बदकिस्मती यह है कि हमारे जो 75 साल हैं माजी के, उसमें हमने कई दफ़ा तरक्की की और टेक ऑफ की पोजीशन पे आए, लेकिन हर दफ़ा किसी न किसी अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में क्रैश लैंड कर गए। अब हम अगले 25 साल की तरफ अगर नज़र डालें तो 2047 में हमारे बच्चे, उनकी नस्ल पाकिस्तान की 100 साल आज़ादी की तकरीबात जब मना रहे होंगे तो उसी वक्त हमारे हमसाया मुल्क में भी 100 साल की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा होगा। इस वक्त मेरे नज़दीक सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अगले 25 साल सिक्योर कर सकते हैं? क्या अगले 25 सालों में हम दुगनी रफ्तार के साथ तरक्की कर सकते हैं ताकि अपनी अगली नस्ल के लिए एक ऐसा विरसा छोड़ के जाएं कि वो 100 साल की जब 2047 में आज़ादी का जश्न मनाएंगे उस पर फ़ख्र कर सकें? ऐसा करने के लिए जो बुनियादी ज़रूरत है वो ये है कि जो रियासत के सतून हैं इनके दरमियान मुकम्मल हम आगी होनी चाहिए। हमारी अगर आप 75 साल की तारीख पे नज़र डालें
तो उसमें आपको नजर आएगा कि हर इदारे ने, चाहे वो सियासतदान थे, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट थी, चाहे वो जुडिशरी थी, एक दूसरे से जो बदएतमादी थी उसके नतीजे में पीछे ही अपनी कमर को देखा है कि कोई मेरी पीठ में छुरा ना घोंप दे, और एक दूसरे से खाइफ रहे हैं, सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट से, इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों से और अदलिया दोनों से। तो अब असल में हमें एक नए रीसेट की जरूरत है, एक नए इक्विलिब्रियम की जरूरत है, जिसमें हर इदारा पीछे देखने की बजाय बाहमी एतमाद के साथ सब आगे की तरफ देखें और मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डालें। जो इस्लाहात हमने करनी है, जो रिफॉर्म्स करनी है, उसके लिए हम यकसुई पैदा करें मुल्क के अंदर। जो मुआशी बहाली का अमल हमने करना है उसमें यकसुई लेकर आए। इस मुल्क में जो आइन की हुक्मरानी है उसके ऊपर हम सब यकसू हो जाए। तो इसके लिए इलेक्शन के बाद मेरे नज़दीक जो भी जीतेगा, इसके अलावा कोई और हल नहीं है। अगर हम आवाम को इन मुश्किलात से निकालना चाहते हैं कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो, उस ग्रैंड नेशनल डायलॉग में ये तमाम जो रियासत के सतून हैं ये मिल बैठकर किसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के ऊपर इत्तफाक करें, ताकि हम कम से कम अगले 10-15 साल के लिए इस मुल्क में इकोनॉमिक पॉलिसीज के तसलसल को यकीनी बना सकें। क्योंकि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कम से कम 10 साल का तसलसल मांगती हैं। अगर हमारे हमसाया मुल्क में तरक्की हुई है तो आप देखिए 10 साल मनमोहन सिंह वजीर आजम रहे, 10 साल मोदी साहब वजीर आजम रहे। अगर बांग्लादेश में तरक्की हुई है 15 साल वहाँ हसीना वाजिद साहिबा रही हैं। इसी तरह किसी भी मुल्क की आप मिसाल ले लें जिसमें T20 का खेल खेला जाता है, वहां पर तरक्की नहीं होती। बेशक तो ये एक अच्छी चीज है जिसपे मैं समझता हूँ कि आप सियासतदान भी बहुत हद तक इन तजुर्बात से सीख चुके हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी जो 2018 का तजुर्बा था उसके नतीजे में काफी तजुर्बा हो गया है, और हमारी अदलिया भी अब आप देख रहे हैं कि जो माजी में जिस तरह की साजिश नवाज शरीफ साहब को निकालने के लिए की गई और उसमें चंद जज साहिबान ने जिस तरह का किरदार अदा किया, तो अब हमारी अदलिया भी उस सूरत हाल को रेक्टिफाई करना चाह रही है और पार्लियामेंट के साथ वो हम आंगी के साथ काम करना चाहती है। ये बड़े पॉजिटिव साइंस हैं। तो मैं इंशाल्लाह बहुत पुरुम्मीद हूँ कि हम सब मिलकर, अल्लाह ताला ने तौफीक दी और कामयाबी दी, तो नए इलेक्शन के बाद सारे इदारे मिलकर इस मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डालेंगे इंशाल्लाह ताला। एहसन इकबाल साहब, ये जो आपने बातें की हैं ये बिल्कुल दुरुस्त बातें हैं, और इसमें एक जो ग्रैंड डायलॉग की आपने बात की है इसकी तरफ भी मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए, आपको ये पता है कि हर इलेक्शन से पहले एक फ़िज़ा होती है और थोड़ा बहुत पता भी चल जाता है, एक इंडिकेशन भी होती है, कुछ इलेक्टेबल्स भी जिस तरफ अपना रुख कर रहे होते हैं, और फिर एक, चले इस बात को भी छोड़ देते हैं, लेकिन एक पाकिस्तान की जमात अभी से ये कह रही है कि पहले एक लाडला और अब सुपर लाडला। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इन तलखियों में पड़े रहेंगे और हम ये कहेंगे कि जी अब इसको लाया गया, पहले उसको लाया गया, फिर ये एक एक्सपेरिमेंट खराब हुआ, तो अब वापस वो दूसरी 2013 की तरफ हम वापस रिवर्स कर रहे हैं सिचुएशन को। इन मामलात से हम कैसे निकलेंगे? मतलब पीपल्स पार्टी का ये गिला है कि वो ये कह रहे हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो आप लोगों को दी जा रही है वो उनको दी नहीं जा रही, और पीटीआई की तो मैं बात ही नहीं करना चाहती क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है। देखिए, मैं पीपल्स पार्टी के गिला को समझने से कासिर हूँ। उनके पास तो मुकम्मल लेवल प्लेइंग फील्ड है। उनके जो लीडर साहिबान हैं वो अपने जलसे कर रहे हैं, उनकी इंतखाबी सरगर्मियाँ पूरी तरह चल रही हैं। वो वजारत दाखिला में बैठकर वजीर दाखिला के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। तो मुझे नहीं है मालूम कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ नहीं है। अलबत्ता शायद ये उनका अपना अंदर का खौफ है। वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब जिनके साथ ज्यादती हुई थी 2017 में, और उस वक्त पीपल्स पार्टी भी उस साजिश में जुज़वी तौर पे यूं शरीक थी कि इन्होंने भी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो पनामा केस है उसके अंदर जाकर कोशिश की कि उसमें उन्हें सजा हो, जो कि गलत सजा दी गई उन्हें। तो वो जो एक नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई। अब अगर नवाज शरीफ साहब के वो झूठे मुकदमे खत्म हो रहे हैं और मुस्लिम लीग नून को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है,
तो शायद पीपल्स पार्टी इससे खाइफ है कि वो चाहती है कि 2018 की तरह नवाज शरीफ साहब को सियासत से बाहर रखा जाए, मुस्लिम लीग नून जो है वो पूरी ताकत के साथ इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, तो उनको मैदान खाली मिले। शायद अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इससे उन्हें शिकायत हो रही है, जो कि होनी नहीं चाहिए। बाकी मैं समझ रहा हूँ कि उनके लिए तो हर मैदान खुला है। अब अगर आप ये देखिए कि पाकिस्तान के वोटर्स ने जब फैसला करना है 2024 8 फरवरी को, तो उनके सामने तीनों जमातें होंगी, जो तीनों जमातें वफाक में और सूबों में कारकर्दगी दिखा चुकी हैं। 2008 से 13 पीपल्स पार्टी 5 साल रही, 2013 से 18 मुस्लिम लीग नून रही और 18 से 22 पीटीआई की हुकूमत वफाक में रही। जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें पीटीआई तकरीबन 10 साल रही, मुस्लिम लीग नून पंजाब में 2008 से 18 तक 10 साल रही, इसी तरह पीपल्स पार्टी 15 साल सिंध में रही। आप खुद देख लीजिए, क्या पीटीआई कह सकती है लोगों को जो हमने पेशावर का हशर किया वो पूरे मुल्क को हम वैसा कर देंगे? क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है जो कराची की शक्ल हमने बनाई है वैसी शक्ल पूरे मुल्क की कर देंगे? अलबत्ता मुस्लिम लीग नून कह सकती है कि हमने जो पंजाब के अंदर तरक्की का मॉडल पेश किया, हम पूरे पाकिस्तान को वो तरक्की का मॉडल देंगे, जिसके लिए बलूचिस्तान, सिंध और केपी के लोग भी आज कहते हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने बेमिसाल तरक्की की है। इसी तरह वफाक में हमारे दौर के अंदर दहशतगर्दी खत्म हुई, लोड शेडिंग खत्म हुई, सी पैक जैसा मंसूबा कामयाब हुआ। अगर आप 2013 और 18 के मंसूबे देखें और उन्हें पाकिस्तान से आज निकाल दें तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तबाह हो जाता है। पीपल्स पार्टी के दौर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया, पीटीआई के दौर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया। तो ये जो तकाबली जायजा है आज लोगों के सामने है कि कौन सी जमात है जो मुल्क की तरक्की के लिए काम करने का विजन रखती है, तजुर्बा रखती है, सलाहियत रखती है, और कौन लोग हैं जो सिर्फ टीवी पे बैठ के तकरीरें कर सकते हैं। एहसन इकबाल साहब, एक सवाल आपसे ये भी करना चाहती हूँ कि सिंध के हवाले से या कराची के हवाले से आपने अपनी खुद ही कारकर्दगी बताई, आपका एक बड़ा मेजर वोट बैंक है। अच्छा, पंजाब के हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि क्या आपको लगता है, तजिया निगार भी ये कह रहे हैं, कुछ लोग भी ये कह रहे हैं कि जी यूथ है, साइलेंट वोटर है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर एक खौफ है कि वो साइलेंट वोटर जो शायद मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ का वोटर था या उस ख्वाब का वोटर था, मैं कहूँगी तहरीक इंसाफ को भी छोड़ दें, उस ख्वाब का वोटर था जो एक पॉलिटिकल पार्टी ने दिखाया, जो नए पाकिस्तान, रियासत मदीना, दीगर चीज़ें जो एक अट्रैक्टिव लोगोस थे, वो उन्होंने हतमी शक्ल तो कोई हासिल नहीं की। जिस तरह के लड़ाई झगड़े जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। आई मीन इट्स अ वेरी डार्क, मैं कहूँगी डार्क टनल। अब सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब में आप अपनी पोजीशन कैसे देखते हैं, और कराची में जो आपने इत्तेहाद किया, कि आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी को आप टफ टाइम दे सकेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने पंजाब के पॉलिटिकल लैंडस्केप का जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून एक बहुत क्लियर विक्ट्री यहाँ से लेगी, वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हासिल करेगी, इसलिए कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की तरक्की की और कारकर्दगी की रूट्स गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला फैली हुई हैं। लोगों ने देखा है कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून ने कैसे डिलीवर किया है। जहां तक नौजवानों का सवाल है, आप देखिए, अगर आप मरियम नवाज शरीफ साहबा के या नवाज शरीफ साहब का जो जलसा था 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में, तो उसमें 70% नौजवान थे। तो ये कह देना कि नौजवान किसी एक जमात के साथ वाबस्ता है, दुरुस्त नहीं है। उस पूरे जलसे के अंदर मैंने खास तौर पे जायजा लिया, 70% के करीब नौजवान थे जो उस जलसे के अंदर थे। अब मैं अपने हल्के में हूँ, नारोवाल जिले के अंदर हम जाते हैं, नौजवानों की बड़ी तादाद हमें हर जलसे के अंदर मिलती है। अलबत्ता पीटीआई का एक मखसूस तबका है जो उसने इमरान खान ने अपने झूठ के साथ, फरेब के साथ एक कल्ट फॉलोइंग बनाई है। उस कल्ट फॉलोइंग का तो कोई भी इलाज नहीं है। उनको आप कुछ भी कह देंगे, कोई दलील दे देंगे, वो आगे कुछ वो आपसे इत्तेफाक नहीं करेंगे। इमरान खान साहब दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह भी कराएंगे, वो उसको भी जस्टिफाई करेंगे, जी बिल्कुल ये तो इस तरह होता है, उन्होंने क्या इसमें बुराई है। तो उन लोगों से तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग आपने जैसे कहा कि ख्वाब के पीछे चले थे, उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है अब उस तजुर्बे के बाद जो 2018-22 में हुआ वो हमारे साथ रजू कर रहे हैं। मैं अगले दिन एक फंक्शन में था तो 2 नौजवान एकेडमिशियंस जो एक यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ाते थे, मियाँ बीवी, उन्होंने मुझे आके कहा कि जी हमने 2018 में पीटीआई को वोट दिया था,
लेकिन हमारा ये वोट और तजुर्बा बड़ा तल्ख रहा, अब हम अगला वोट PMLN को देंगे। तो इस तरह ये नौजवानों ने सीखा है, फर्स्ट टाइम वोट किया था, उनके पास पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, और आई थिंक बंदा जिंदगी में गलतियां करके ही सीखता है, तो उनको इसके बारे में एहसास है कि जो उन्होंने तवक्कुआत रखी थी इमरान खान साहब से, उन्होंने पूरी नहीं की। अब ना सिर्फ उनके पास एक इंतकाम का एजेंडा था, चोर डाकू, इसके अलावा कोई और विजन नहीं है। तो मुल्क तो इस तरह के विजन से तो नहीं चलते कि जिसमें सिर्फ इंतकाम आपके अंदर हो। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला फिर आपको मौका देंगे, आप ज्वाइन करेंगे हमें, और एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, और ये डायलॉग तभी मुमकिन हो सकता है जब एक पार्टी जीत कर आए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड ले। 10 साल की मईशत का प्लान, जैसे एहसन इकबाल साहब ने कहा, यही विजन होना चाहिए, बल्कि 10 साल से भी ज़्यादा एक मिसाके मईशत होना चाहिए। क्या ये मुमकिन हो सकेगा? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है इस सेगमेंट में अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, तज्ज़िया निगार हैं, उसके साथ साथ अहमद अवैस साहब सीनियर लॉयर हैं और तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू द शो। अहमद अवैस साहब, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, एक बड़ा नाम आज पीपल्स पार्टी छोड़ के, वो क्वेश्चन वहीं मैंने छोड़ दिया, एक बड़ा नाम पीपल्स पार्टी छोड़कर आपके साथ उन्होंने शमूलियत हासिल की है। लतीफ़ खोसा साहब ने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की है। ये मतलब है, ये एक बड़ी इंडिकेशन है। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये सियासी जमात से ज़्यादा एक लॉयर्स की जमात हो गई है। मुझे नहीं पता आप इस पर कैसे कमेंट करेंगे, और उसके साथ साथ क्या आप लोगों की तैयारी है, क्योंकि आप लोग तो रेडी नहीं थे ना, आपने कहा कि ये ब्यूरोक्रेसी पे आपको एतबार नहीं है, लेकिन अब आपको लगता है कि आप रेडी हैं टू गो इनटू इलेक्शंस? बिल्कुल, PTI की बिल्कुल तैयारी है। हम तो हर सूरत इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और जितने भी नामुसाइद हालात हैं आपके सामने हैं। इवन प्लेइंग ग्राउंड जो है वो हमें मैसर नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इंतहा तक है। आर्टिकल 25 आइन की वायलेशन और आर्टिकल 10A की वायलेशन हो रही है। जगह जगह गिरफ्तार किए हुए हैं, उनको फेयर ट्रायल नहीं हो रहे हैं, और उनको ना बेल ग्रांट की जा रही है, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि अगर वो अपनी लॉयल्टी चेंज कर लेते हैं तो उनको बेल ग्रांट जो है वो हो जाएगी। तो ये तमाम के तमाम हालात जो हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, ये सिर्फ रवा रखे जा रहे हैं PTI के साथ। इसके बावजूद PTI जो है वो बाकायदा इलेक्शन के लिए जो है तैयार है लड़ने के लिए। कैंडिडेट जो है तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में से बाकायदा वो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन को, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि फर्स्ट भी आपको नजर आएगा। और सवाल ये है कि ये जो सूरत हाल पैदा की जा रही है कि एक पार्टी को इंतहा हद तक VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और PTI के साथ ये आलम है कि कॉर्नर मीटिंग भी उनको अटेंड करने के लिए उनको इजाजत नहीं मिल रही है। अच्छा अहमद अवैस साहब, सॉरी अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपने मेरा सवाल सुन लिया था या मैं रिपीट करूं, क्योंकि आपने अगर दोबारा फरमा। ठीक है, अहमद अवैस साहब की तो गुफ्तगू आपने सुन ली है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या पुलिस सारी तैयार है, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिल जाएगी, सब इंतखाबात में जा रहे हैं, या जो इंतखाबात से पहले की हवा है जिसमें कि नज़र आ रहा है कि एक पार्टी जो है वो इलेक्शंस में बरतरी हासिल कर सकती है? अब वो कौन सी पार्टी है आपको भी पता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी शिकायत कर रही है। तैमूर तालपुर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के। तो क्या माहौल बनता देख रहे हैं अब आप? देखिए, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात यह है कि क्या ये वही लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा है जो 2018 में कहीं बाकी पार्टियां मांग रही थी, जब 2013 के अंदर पार्टियां मांग रही थी। तो ये हर बार एक नया लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है मुतालबा होता है, लेकिन उसके बाद देखने में ये आता है, हकीकत यह है कि PDM के दौर के लगे हुए अभी तक जो DCs और असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो अपनी जगह के ऊपर काम कर रहे हैं। आहत चीमा साहब जो हैं और फवाद हसन फवाद
क्या पहले हुकूमत में रहे और पहले मतलब सरकार में रहे और अब हुकूमत के अंदर जो है मुशीर और वजीर बन के बैठे हुए हैं। तो फिर खुद आप देखें कि जो BAP जमात है, मुझे ये बताइए कि BAP के जो इस टाइम पे सादिक संजरानी साहब जो हैं वो इस टाइम पे चेयरमैन सेनेट है, जो BAP के सेनेट के ऊपर आए वो वजीर आजम निगरान है, जो BAP के थे सरफराज बुख्ती साहब वो आर्टिकल 224 से बचने के लिए एक दिन पहले और दीगर लोगों ने जो है बलूचिस्तान में जो है वो चले गए। बहरहाल अभी वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराएंगे तो पता चलेगा, लेकिन क्या आपके ख्याल में कोई असरात नहीं इसके मुरतब होंगे आम आदमी के ऊपर और वोट बैंक के ऊपर? तो बिल्कुल होंगे, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो है हम ये देख रहे हैं कि इस टाइम पे क्या वजह है कि लोग बदजन हो गए हैं और फिर इलेक्शन कमीशन के अंदर सिकंदर सुल्तान राजा साहब मौजूद हैं। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो है वो पहले लोगों को बहुत पसंद थे, अब लोगों को लग गए हैं। लेकिन ये है कि इस टाइम पे इलेक्शन कमीशन को जो उखाड़ पिछाड़ थी उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन को इस टाइम पे सबसे जो अहम तरीन नुक्ता था वो ये था कि भाई आप बताते हैं कि अंगूठा कैसे लगेगा, आप बताते हैं कि जो इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करते, वो RTS का सिस्टम कैसे चलेगा, उसको बेहतर बनाने के लिए क्या अमल किया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है इन तमाम चीज़ों को जो है नज़रअंदाज करके दीगर बातों पे, और फिर फैसले तो हमने ये भी देखा कि 2013 के इलेक्शन में जिन्होंने एतराज़ात उठाए उनके फैसले जो है वो इतना तात्कुल का शिकार हो गए। वो फैसले जो आज इलेक्शन कमीशन को फौरी लेने चाहिए उनके ऊपर वो कोई तवज्जो नहीं दे रही, और जो फैसले जो बाद में होंगे उनका कोई फायदा नहीं होगा। तो आप ओके, तो आपकी सारी बातों से मैंने ये अब अख्तस किया कि आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो प्री सेट है, राइट? मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं एक अवाम के अंदर ये तासुर पाया जा रहा है, और उसकी ये बुनियाद थी जो मैंने आपको बताई कि वो इलेक्शन जो है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। लेकिन हकीकत यह है जैस्मीन साहिबा, नौजवान बदजन हो चुका है, ना वो PTI के साथ खड़ा होना चाहता है, ना वो PDM की जमातों के साथ खड़ा होना पड़ता है। सिर्फ PDM का उनको गुस्सा इतना है कि वो इस टाइम पे PTI का सहारा ले रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जैसे ही उनको कोई ऑप्शन मिली बेहतर, वो एक सेकंड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये भी हकीकत है कि वो पूछना आज मैं पेशावर गया हुआ था, आज सवाल नौजवानों ने पूछा कि जो 14 मई के लिए जब इलेक्शन का इनेकाद हो रहा था और उसके लिए टिकट खरीदे जा रहे थे और पैसा दिया जा रहा था, वो PTI के लोगों ने क्या जमा करा दिया है हुकूमत बैंक के अंदर? और अगर बैंक में नहीं जमा कराया तो क्यों नहीं जमा कराया गया? और अच्छा, ओके अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अब थोड़ा सा हम इसको जरा कलेक्ट करते हैं अपनी सारी थॉट्स को और अपनी कॉन्वर्सेशन को। तैमूर तालपुर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना 27 दिसंबर से, वैसे तो आपकी कैंपेनिंग शुरू है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने KP कर लिया है, काफ़ी उन्होंने अपने जलसे भी किए हैं, सरगर्म हैं, सिंध में भी आप लोगों की मुहिम चल रही है, एंड आई थिंक आप लोग यू आर रेडी टू गो इनटू इलेक्शंस। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी मैंने एहसन इकबाल साहब से गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पीपल्स पार्टी किस बात पे लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है, कि उनके जलसे भी हो रहे हैं, जुलूस भी हो रहे हैं, उनका अपना एक वोट बैंक भी है, तो वो ये चाहते हैं शायद किसी तरीके से कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस इलेक्शन से दूर हो जाए और उनको ज्यादा मार्जिन मिल जाए। मुझे नहीं पता ये अगर ये करेक्ट है बात या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जैस्मीन। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम ही वो लोग थे जो एडवाइस करते थे और रिक्वेस्ट करते थे नून लीग की क़यादत को कि वो मियां साहब को यहाँ पे बुला लें ताकि भरपूर मुहिम, भरपूर पॉलिटिकल एक्टिविटी हम कर सकें। तो अगर हम ये चाहते तो ये हम अच्छी एडवाइस इनको ना देते, जिन्होंने बड़ी देर से गौर किया, पर कम से कम गौर तो की और वापस इस मुल्क में आ गए। हम मुतमईन हैं एक तरह से इलेक्शन कमीशन से, पर काफ़ी चीज़ें हैं जो गलत होती हैं। तो मेरे ख्याल से ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि और कुछ ना करें तो कम से कम बताएं तो सही आवाम को कि हम में वजन कम डाला हुआ है और कहीं और पे वजन थोड़ा ज्यादा डाला हुआ है। तो बताने का मकसद सिर्फ यहाँ तक महदूद है कि आवाम को पता होना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड की जब आप बात करते हैं तो जो पिछले 5 साल पहले इलेक्शन हुए थे, अगर आपको याद हो जैस्मीन, जिस तरह से हमारे साथ ज्यादती की गई थी, जिस तरह से मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बात करूं तो मेरे 11 से 12
चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स को, यूनियन काउंसिल्स के, उनको उठा के ले गए थे। अगर कोई मानता था हमसे हटने का, पीटीआई को वोट करने का, तो उसको छोड़ते थे, वरना 20-20 दिन बिठा के बैठे होते थे। तो फिर भी देखें, ये सारा करने के बाद रिजल्ट क्या आया कि मैंने 24,000 वोट की लीड उठाई। मेरे वालिद साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब के सामने 1,65,000 वोट उठाए, जिसमें से सिर्फ 65,000 की लीड थी। तो हमें इलेक्शन लड़ना आता है, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने बहुत बदतर इलेक्शन देखे हैं, उसके हिसाब में तो हमें ये बड़ा शहद जैसा मीठा इलेक्शन लग रहा है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी एक ही मकसद है, इलेक्शन हो, टाइम पे हो। हम पहली वो जमात थी जिसने डिमांड की कि इलेक्शंस टाइम पे हो। हम पहली वो जमात थी जिसने कहा कि डेट चेंज नहीं होनी चाहिए, और हम पहली वो जमात हैं जिसने बाकायदगी से पूरे पाकिस्तान के अंदर अपनी बाकायदगी से मुहिम शुरू की। वी वर द फर्स्ट वंस टू स्टार्ट। दैट्स ट्रू। तैमूर, मुझे एक बात बता दीजिएगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने पीटीआई के साथ पहले इंतखाबात में इत्तेहाद ना करने की हिदायत दे दी केपी में। पहले कुछ जराए कह रहे थे कि शायद आप लोगों का कोई इत्तेहाद हो, इसकी क्या वजह हो सकती है? मतलब है कोई इंडिकेशन है, या क्योंकि आप लोगों ने, क्योंकि मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ को इलेक्शंस में हिस्सा लेने दिया जाए और शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए ताकि कोई फिर सवालिया निशान ना उठा सके। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। दो बातें हुई थी। एक तो हम अभी भी कहते हैं कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करती है, वो खुद अपने लिए नहीं, सारी जमातों के लिए बात करते हैं। उसमें जितनी भी सियासी जमातें शामिल हैं, हम उन सबको बरू वहां पर समझते हैं कि वो इसी तरह से होना चाहिए और सबको बराबर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, इवन पीटीआई। जहां तक इत्तेहाद की बात है, तो कहीं पे भी मेरी लीडरशिप ने या चेयरमैन बिलावल ने या प्रेसिडेंट जरदारी ने ये नहीं कहा कि हम जो है पीटीआई के साथ चलना चाहते हैं या चलेंगे। हाँ, हमने ये हमेशा कहा है कि हम जब चाहें, जैसे चाहें, जिससे चाहें इत्तेहाद कर सकते हैं, पर जो हमारी पॉलिसी बनी है अब वो बड़ी क्लियर है। हमें क्लियरली कहा गया कि हम पीपल्स पार्टी को अब किसी से इत्तेहाद नहीं करना। हम चाहते हैं कि हम अपनी ताकत देखें। अपनी ताकत सिंध में तो आजमा चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी थी सिंध के सूबे में। अब हम चाहते हैं कि सोली बगैर किसी के पंजाब में भी अपनी ताकत देखें कि पीपल्स पार्टी के साथ उसका कितना वोट जुड़ा हुआ है। अंडरस्टैंडेबल। मैं वैसे आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने देखा होगा कि परवेज खटक साहब जो है, एक तो उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस भी बना लिया है, फिर तहरीक इंसाफ कुछ टूट फूट का भी शिकार है, सारे लोग रुपोश भी हैं, कुछ लोग छोड़ चुके हैं, कुछ लोग जहांगीर तरीन साहब के साथ जा चुके हैं। परवेज खटक साहब ने अभी हाल ही में जो बात की, उन्होंने कहा अगर आपको कोई लाए और आप उसकी ना सुने तो नतीजा पीटीआई की सूरत में सामने होगा। अब बीइंग अ सीनियर लॉयर एंड मेंबर ऑफ तहरीक इंसाफ, मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि क्या फॉर्मर चेयरमैन या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की अंदर जेल से कोई बातचीत हो रही है, कोई डायलॉग हो रहा है, कोई रास्ता बनाया जा रहा है हम आंगी का, दोस्ती का, या इसकी कोई गुंजाइश नहीं है? देखिए, बात यह है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से और पर्टिकुलरली इमरान खान की तरफ से भी जेल में ये विंडो हमेशा ओपन रखी है और बिल्कुल उसको बंद नहीं किया नेगोशिएशन के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल मैटर्स जो हैं वो अक्रॉस द टेबल बैठ के बड़े अच्छे तरीके से हल हो जाते हैं जहां पे दोनों पार्टी तैयार हो इस काम के लिए। हाँ, अगर वो आर्म ट्विस्टिंग करके कोई मुआहदा करना चाहे तो वहां पे उनको नाकामी होगी, क्योंकि वो इमरान खान उस काम के लिए बिल्कुल भी किसी किस्म का कोऑपरेट नहीं करेंगे और ना ही पीटीआई की ये पॉलिसी होगी। तो खटक साहब की बात, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है सारी पार्टीज को दी जाए, और ये पार्टी जितने वर्कर्स हैं, जिनके उनके लीडर हैं, इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, उनको जलसा जुलूस की, उनके कॉर्नर मीटिंग्स की, उनको बाकायदा इजाजत होनी चाहिए। और जैसे बाकी पार्टीज के कैंडिडेट्स को इजाजत है, ये इक्वालिटी जो है क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्रिएट नहीं करेंगे, ये डायलॉग के बगैर तो मुमकिन नहीं हो सकती है। अहमद अवैस साहब, ये तो आई मीन लाइक इतने माशाल्लाह आप, आई थिंक पाकिस्तान की सियासत को सब तरीकों से आप उसको अगर आप जानते हैं, पास्ट जानते हैं, प्रेजेंट जानते हैं, फ्यूचर की इंडिकेशन है, तो एक ग्रेटर डायलॉग के बगैर तो ये नहीं हो सकती। अब जिसको आप आर्म ट्विस्टिंग कह रहे हैं
वो ये है कि बहुत दफा पेशकश की गई लेकिन उस वक्त आप लोग तैयार नहीं थे बातचीत करने के लिए। तो मतलब बातचीत के बगैर तो कोई रास्ता नहीं निकल सकता ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी आप। हमसे डायरेक्ट बातचीत इन्होंने नहीं लिखी। आपको याद होगा जब प्रोविंशियल असेंबली इन्होंने डिसॉल्व कर दी थी तो बार बार पीडीएम की लीडरशिप जो है वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर डाउन द लाइन, यदि आप आज डिसॉल्व करें सूबाई असेंबली और हम सुबह अगले दिन नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर देंगे। बार बार ये आपने कई दफा टीवी पे सुनाया भी ये बात। लेकिन जब इमरान खान ने प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व का ऐलान हो गया दोनों का, तो ये बैकआउट कर गए फौरन। ये तरीकेकार नहीं है। ये आप जहाँ पे इस लेवल के ऊपर आप इस दूसरे को डॉज दें या उसको फॉल्स कमिटमेंट की बुनियाद के ऊपर उनसे एक फैसला करवा लें और एक एक्शन करवा लें और बाद में आप बैकअप कर दें, तो ये दिस रिफ्लेक्ट समथिंग नॉट ओनली इमेच्योर बट ऑल्सो कि ये फॉल्टी एटीट्यूड है टुवर्ड्स द पॉलिटिकल एक्टिविटी, और इससे मामला फ्रस्ट्रेट हुए और मजीद भी होंगे। और आपने देखा कि उन्होंने 9 मई का वाक़या को भी आप जो मर्जी कह लेंगे, लेकिन 9 मई का वाक़या जिस तरीके से किया गया था ये ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था। इसमें शहबाज शरीफ वगैरह सारे फहरिस्त थे ये लोग, और इनकी नीयत ये थी कि आवाम और फौज के दरमियान एक रिफ्ट पैदा हो जाए, एक क्रेडिबिलिटी उनकी जो है वो खराब हो जाए। ये बहुत घिनौना खेल है जो खेला गया ये, क्योंकि इंडिया तो एक अरसे से ये चाह रहा था ये काम हो जाए और इंडिया को फैसिलिटेट किया बाय प्लेइंग सच गेम। ठीक, अब्दुल्ला गुल साहब ये बताइएगा कि आपने सुना अहमद अवैस साहब, अब इसके जो बरक्स बातें हमने सुनी हैं या जो आपका तज्जिया या जो आप बैकग्राउंड पावर कॉरिडोर्स में हम सुनते रहे, क्या ये जो बातें हैं ये सब ऐसे ही हैं या इससे पहले जब वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से था कि कोई बातचीत हो जाए, मामला तय हो जाए, तब एक पॉपुलर व्यू को समझते हुए तलखी को बेइंतहा बढ़ाया गया और फिर उसके बाद 9 मई हो गया? जी जैस्मीन साहबा, मैं बहुत एहतरामन अहमद अवैस साहब की बात से इत्तफाक राय नहीं रखता। उसकी बड़ी वजह है, जब वजीर आजम थे पीटीआई के चेयरमैन तो उस टाइम पे वो ईरान गए और पाकिस्तानी इदारों के ऊपर उन्होंने बाकायदा कहा कि जो ईरान में दहशत गर्दी है उसके पीछे पाकिस्तानी इदारे मुलविस हैं। तब तो कोई ऐसा प्लान नहीं था ना, तब तो किसी ने जबरदस्ती नहीं किया गया और ना शहबाज शरीफ साहब की सुनी जाती थी, ना नवाज शरीफ साहब की सुनी जाती थी, ना किसी जरदारी साहब की सुनी जाती थी। फिर जो है अमेरिका एक थिंक टैंक में गए और उसमें कहा कि दाइश को बनाने वाले जो है वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारे हैं। यकीन मानिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत बात है, लेकिन वहाँ ये ऑन एयर उन्होंने ये रिकॉर्ड पे मौजूद है बात। अच्छा, अब जो दूसरी बात आ जाते हैं कि अब 9 मई के वाक़यात, उसके ऊपर जो वीडियोस और ऑडियोज आई हैं उनकी फॉरेंसिक क्यों नहीं करवाई गई? करवाएं ना, दरखास्त दें। दूसरी बात यह है कि अगर फॉरेंसिक नहीं करवाई जा रही और जो पहले बाबर अवान साहब लेके गए, बाबर अवान साहब ने वो अपनी पिटीशन वापस क्यों ले ली फॉरेंसिक करवाने की? क्या किस चीज को छुपाना चाह रहे थे, किस चीज का डर था? ये एक दूसरी तरफ है। तो इसलिए मेरे ख्याल में कि बिल्कुल बरियो जमा होना, अगर ये एटीट्यूड चलना है तो फिर मैं ये नहीं समझता कि इस एटीट्यूड के साथ आप किसी से भी एक मस्बत बातचीत का जो है अमल उसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये आपको कहीं नहीं लेके जा रहा। तीसरी चीज जो है, अहमद अवैस साहब इतने सीनियर वकील और इनकी इतनी कुर्बानियां और पीटीआई के साथ ये मुंसलिक रहे और साथ एडवोकेट जनरल रहे ये पंजाब के, 2 दफा ये वहां रहे। मुझे ये बताएं कि क्या इनको चेयरमैनशिप के हवाले से इनका नाम नहीं आना चाहिए था? क्या अली मोहम्मद खान जो कि एक मिनिस्टर थे और लास्ट मैन स्टैंडिंग था, वो भी वकील था, उसको चेयरमैन के लिए नहीं आना था? अब जितने वकला आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं? लतीफ खोसा साहब आ रहे हैं, गौहर साहब का क्या पिछला ताल्लुक है अवैस साहब बहुत अच्छा जानते हैं। अब मसला ये है कि ये सारे लोग जो आ रहे हैं, जिनको अभी जुमा 8 दिन नहीं हुआ, ये सिर्फ टिकट लेने के लिए आ रहे हैं और कोई नहीं। ISF के लोग जो थे, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के, वो तमाम के तमाम जो है आधे से ज्यादा वो जो है वो दूसरी पार्टियों में शमूलियत आ गई है, जिसकी वजह से एक शदीद किस्म का डेंट पड़ा है।
इसका मतलब यह है कि पीटीआई की जो ट्रेनिंग थी उसमें कहीं एक मेजर फ्लॉ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग उनसे बदजन होके जो है वो कहीं और चल रहे हैं, चाहे उनके ऊपर प्रेशर ही क्यों ना हो। देखें, प्रेशर तो बाकी पार्टियों के ऊपर नहीं आया, क्या मुस्लिम लीग के ऊपर नहीं आया, क्या लब्बैक के ऊपर नहीं आया, क्या जो है MWN के ऊपर नहीं आया, पीपल्स पार्टी पर नहीं आया क्या? राहील शरीफ साहब के जमाने में जो ऑपरेशंस हुए, जो कुछ हुए, मतलब पीपल्स पार्टी पे भी बहुत बुरा वक्त आया। ऐसा नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कहीं ना कहीं एक पेज के फट जाने के बाद ये सारे मामलात फेस करने होते हैं। तैमूर तालपुर साहब, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक बात बताइएगा, आपको लगता है कि अब मैच्योरिटी का लेवल इतना आ गया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहों में कि चले आपको छोड़कर, पीपल्स पार्टी को छोड़कर, क्योंकि आप लोग मफाहमत की बात करते हैं हमेशा सबके अंदर, कि वो अना के बुत तोड़कर आगे चलने की बात करें, बातचीत की बात करें और इदारों के साथ तसादम ना करें? या आपको लगता है कि ये खेल चलता ही रहेगा? देखिए, मैं समझता हूँ जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ रही है। ये एक वर्स्ट पीरियड था पाकिस्तान की हिस्ट्री का, जब एक अजीब किस्म के शख्स को जबरदस्ती प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, जिसने कोई नॉर्म्स नहीं छोड़े, कोई हद गिरने की नहीं छोड़ी। असेंबलियों में माओ बहनों के सामने गालम गलोच, किताबें मारना, फेंकना, ये सारा न्याजी कल्चर है जो इमरान न्याजी ने पैदा किया था। मैं समझता हूँ पहले भी बड़े बुरे वक्त रहे हैं, पहले भी बड़ी हार्श रिलेशनशिप रही है नून लीग की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, पर इस हद तक कोई कभी नहीं गिरा जिस हद तक ये गिरा था। तो हमें इस 3 साल में जैस्मीन बहुत कुछ नुकसान हमारा हुआ है, हमारी इकोनॉमी तबाह कर दी इन 3 साल में इन लोगों ने, बहुत माहौल ख़राब कर दिया। पर एक अच्छी चीज़ हुई कि हमें सीखने को मिला कि ये तरीका गलत है, ये तरीका नहीं होता। आप नहीं कहते साबिक सदर ऑफ पाकिस्तान को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, बंदूक की नोक के ऊपर तुम्हें रख के बैठो। आप नहीं कहते एक्स प्राइम मिनिस्टर की बेटी को कि मैं तुम्हें जेल में डाल के AC और TV निकलवा दूंगा। तो ये एक बहुत गंदा पीरियड था, एक गिरा हुआ पीरियड था, एक बुरे लफ्जों में सियासी नफरतों का पीरियड था, ये कह सकते हैं। बेशक ऐसे ही था। और हमने, मैं समझता हूँ जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान की, चाहे नून लीग हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हमने भी इससे सीखा है। इसको देख के हमें पता चला है कि किस तरह से चलना है और कहाँ तक एक लिमिट्स होती है। उन लिमिट्स को बर्दाश्त करना, बरकरार रखना बहुत बहुत जरूरी होता है। अहमद उवैस साहब, आपने तैमूर साहब की गुफ्तगू सुनी और उनकी भी सुनी। लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी कि नफरतों की सियासत का इख्तिताम आखिर कहीं तो होगा ना। वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, या नहीं मतलब हम वही पुराना ढोल पीटते रहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो ये बिल्कुल माजी को बुला देना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जी हमें चाहिए कि बड़े तनदही के सहित आइन की बालादस्ती को कायम रखें और उसके मद्देनजर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, सब पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करें और बाकायदा तौर पे वो रिगिंग के चांसेस को मिनिमाइज किया जाए। ये जो कोई बैठा हुआ बंदर बांट करना चाह रहा है उसको, उसके हाथ रोके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।